गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपको यूट्यूब के ऑनलाइन कॉमर्स ज्ञान के क्लास में। अगर आप स्टूडेंट हैं तो 2 मिनट जरूर देखिए। अगर गार्जियन है तो अपने बच्चों के लिए 2 मिनट जरूर देखिए, सिर्फ 2 मिनट। आजकल हम अपने बच्चे को क्या बना रहे हैं पता है? ये अरे, तुम वापस क्यों आए हो? सर कुछ भूल गया हूँ सर। क्या? Instruments that record, analyze, summarize, organize, debate and explain information that are illustrative, non-illustrative, hardbound, paperback, jacketed, non-jacketed, with forward introduction, table of contents, index that are intended for the enlightenment, understanding, enrichment, enhancement and education of the human brain through sensory route of vision, sometimes touch. तो बच्चे को टीचर ऐसे याद कराते हैं। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एक्सपेंस जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाता है, कैश फ्लो के। अब आजकल के बच्चे ऐसे ही तो होंगे। चलो बच्चों, याद कर लो जल्दी जल्दी। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैश फ्लो में जाता है। अरे, कहना क्या चाहते हो? अरे बताते हैं, ऐसे पढ़ाई नहीं होता। अब आप किसी से भी पूछिए इनकम एसेट एक्सपेंस लायबिलिटी क्या होता है, चलिए वो बता भी देगा। इनकम, रेवेन्यू, गेन, प्रॉफिट। पूछिए पूछिए जरा इनसे कि इसमें क्या अंतर है। इनकम, गेन, प्रॉफिट, रेवेन्यू में अंतर क्या है किसी बच्चे से। डेबिट क्रेडिट और इनकम एसेट एक्सपेंस लायबिलिटी, इन दो चीजों को आप समझकर पूरे अकाउंट को 11 से लेकर सीए तक, सीएमए, सीए, सीएस के एग्जाम तक आप इन दोनों चीजों का यूज करते हैं। लेकिन टीचर बस इसे याद करा देते हैं। हमें सबसे पहले अकाउंट को समझना पड़ेगा। आपको पता है कॉमर्स के जितने भी स्टूडेंट हैं ना, अपनी पूरी लाइफ डेबिट क्रेडिट करते हुए गुजार देते हैं। इस चीज को डेबिट क्रेडिट करते हैं, पता है आपको? एसेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। और 11th 12th में बच्चे यही ठीक से नहीं समझते हैं, और इनफैक्ट टीचर भी अच्छे से नहीं समझाते इस चीजों को। हमें एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस का डेबिट क्रेडिट करना होगा। ये कॉमर्स वाले को पूरी लाइफ करनी होती है, चाहे वो 11th में हो तो, या फिर वो प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी कर रहे हो तो। पहले हम इन चीजों को समझ लेंगे, फिर इन दो चीजों से मैं पूरे 12th के क्लास को रिवीजन कराऊंगा। मैं 12th का पूरा रिवीजन कराऊंगा, और एट लीस्ट 60 मार्क्स कवर कराऊंगा जो आपके बच्चों को, या फिर आप स्टूडेंट है तो आपको दिक्कत होता है, जैसे कि कैश फ्लो। तो सबसे पहले हम लोग इनकम, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस को समझेंगे। अब हम बुक को समझेंगे, बुक के एग्जाम्पल को समझेंगे, और बुक के डिफिनीशन के साथ एग्जाम्पल को समझेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एसेट्स होता क्या है, ठीक है? तो इसके लिए हम लोग बुक को रेफर कर रहे हैं। अभी फिलहाल मैं बुक को रेफर करते हुए आपको समझाऊंगा। एसेट्स के डिफिनीशन को कैरेक्टरिस्टिक्स से समझेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ही देख लेते हैं। इस एसेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में जब हम जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि एसेट्स जो है वो ओन्ड है, मतलब आपकी प्रॉपर्टी है वो। और वो या तो टांजिबल है या फिर इनटांजिबल है। टांजिबल, इनटांजिबल अभी एग्जांपल में हम लोग देख लेंगे। उसके बाद उसका कुछ वैल्यू होता है। अगर एसेट्स है आपके पास तो उसका कुछ वैल्यू होगा, और उसका मनी में मेजरमेंट हो सकता है। मेरी तरफ से एसेट्स और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को आप अपने मोबाइल के एग्जाम्पल से याद रखिएगा और समझ जाइएगा। आपको हमेशा मोबाइल ध्यान में रखना है एसेट्स को लेकर। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है मोबाइल का? वो मोबाइल आपका अपना है, यानी कि ओन्ड है। मोबाइल को आप छू सकते हैं, वो टांजिबल है। मोबाइल में कुछ सॉफ्टवेयर है जिसके साथ आपने परचेस किया है, तो वो इंटांजिबल मोबाइल के साथ में भी इंटेंजिबल एसेट्स भी है उसके साथ। और जब आप मोबाइल परचेस करने गए होंगे तो उसका कुछ एमआरपी होगा, वो मोबाइल का सम वैल्यू अटैच था। और अभी आप जब बेचने जाएंगे तो मोबाइल का कोई 10,000, 20,000, 50,000 वैल्यू बताएगा, यानी कि उसका मनी में मेजरमेंट हो सकता है। तो ये एक डिफिनीशन था एसेट्स का। आप अपने घर में जो भी चीजें देखते हैं वो आपका एसेट्स है। जैसे आपके घर में फर्नीचर है, आपके घर में फ्रिज है, आपके घर में गाड़ी है, आपके घर में लैंड एंड बिल्डिंग है, तो ये सारी चीजों को एसेट्स बोलते हैं। इसको हम लोग 3 पार्ट में रखते हैं: करंट, नॉन करंट और फिक्टिशियस। करंट एसेट्स को हम ऐसे एसेट्स मानते हैं जो कैश या कैश इक्विवेलेंट होता है, जिसको हम 12 महीने के अंदर बेच सकते हैं।
लेकिन नॉन करंट एसेट्स को हम लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं, उसको हम 12 महीने के बियॉन्ड सेल करते हैं या फिर उसको हम बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते हैं। आगे चलते हैं लायबिलिटी की तरफ। लायबिलिटी बहुत ज्यादा आसान है समझना। हमें पैसा पे करना है, जिसे हमें पे करना है, वो अमाउंट जिसे हमें पे करना है, वो अमाउंट जिसे हमें पे करना है उसको लायबिलिटी बोलते हैं। अगर आपके पापा ने जो पैसा मम्मी से लिया है, अगर आपके पापा ने पैसा मम्मी से लिया है तो ये इंटरनल लायबिलिटी हो गया। अगर पड़ोसी से लिया है तो ये एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गया। तो लायबिलिटी को हम लोग दो टर्म में रखते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। और लायबिलिटी को क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट में, एक करंट लायबिलिटी, दूसरा नॉन करंट लायबिलिटी। अगर आपने आपके पापा ने जो मम्मी से पैसा लिया है उसे 12 महीनों के अंदर लौटाना है, या फिर पड़ोसी से जो पैसा लिया है उसे 12 महीनों के अंदर लौटाना है। पड़ोसी कहने का मतलब घर से बाहर से जो पैसा लिया है उसे 12 महीनों के अंदर लौटाना है। वो करंट लायबिलिटी हो गया, क्योंकि करंट में ही तो पे करना है ना। करंट एसेट्स भी ऐसे ही था। कोई भी एसेट्स जो हमें 12 महीनों के अंदर कैश देता था उसे करंट एसेट मानते थे। यहाँ पे कैश जाएगा तो उसे करंट लायबिलिटी मान रहे हैं। और कोई भी ऐसा लायबिलिटी, यानी कि इंटरनल या एक्सटर्नल, जो मम्मी से आपके पापा ने पैसा लिया है या फिर जो पड़ोसी से पैसा लिया है, वो 1 साल के बाद पे करते हैं अगर, तो ये नॉन करंट लायबिलिटी हो जाता है। नॉन करंट लायबिलिटी को हम 1 साल के बाद पे करते हैं, करंट लायबिलिटी को 1 साल के अंदर पे करना होता है। लायबिलिटी वो अमाउंट है जिसे हमें पे करना है। अब लायबिलिटी को दो टर्म में यूज करते हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। तो आप एग्जांपल समझ लीजिए, मम्मी को पैसा देना है, यानी कि घर में पैसा जो रिटर्न करना है, जो हम लोन लिए हैं घर में उसे रीपेमेंट करेंगे, तो वो इंटरनल लायबिलिटी हो गया। अगर घर से बाहर पे करना है तो वो एक्सटर्नल लायबिलिटी। लायबिलिटी को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाइड करेंगे, करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी वो है जिसे आपके पापा को पे करना है, वो पैसा 12 मंथ के बियॉन्ड, करंट में तो नहीं पे करना है ना, नॉन करंट है, तो 12 महीनों के बाद पे करना है वो पैसा, या तो मम्मी को या फिर घर के बाहर जो पड़ोसी बैंक है। 1 साल के अंदर जो भी अमाउंट हम पे करते हैं उसे हम करंट लायबिलिटी बोलते हैं। करंट लायबिलिटी जो कि नॉन करंट और करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में वो लायबिलिटी होता है जो 12 महीनों के अंदर होता है। तो आप देख सकते हैं कि लायबिलिटी हमारा दो पार्ट में रखा गया है, एक करंट लायबिलिटी और एक नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में ये सारे नोट्स पेएबल, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में हम लोग नोट्स पेएबल, बॉन्ड वगैरह, डिवेंचर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कोई है, जैसे कि लोन वगैरह हम लोग लंबे समय के लिए लिए हैं तो हमारा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल है करंट लायबिलिटी का और नॉन करंट लायबिलिटी का। ये एग्जाम्पल आप से देख लीजिएगा। चलिए आइए समझते हैं रेवेन्यू और एक्सपेंस। इनकम को हम बहुत सारे लोग रेवेन्यू समझते हैं, लेकिन इनकम और रेवेन्यू में बहुत अंतर है। आप किसी से पूछिए रेवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट क्या होता है, उसको बताने में बहुत दिक्कत होगी। अगर आप एक सवाल किसी से पूछे रेवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट, गेन क्या है, वो एक ही बताएगा। तो आइए समझते हैं रेवेन्यू क्या होता है, इनकम क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है। चलिए, रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू जो भी हम गुड्स को सोल्ड करते हैं या सर्विस को देते हैं, तो उसके बदले में हमें जो भी मिलता है वो रेवेन्यू का पार्ट होता है। ठीक, अब आते हैं इनकम। इनकम जो भी हमारे पास रेवेन्यू है, जो भी अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, इनकम क्या होता है? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। रेवेन्यू क्या होता है? जो सेल्स ऑफ गुड्स या फिर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज जो भी हुआ है वो हमारा रेवेन्यू का पार्ट बनता है। अब इनकम क्या होता है? तो इनकम जो है वो रेवेन्यू का ही पार्ट है। अगर रेवेन्यू में से एक्सपेंस को घटा देंगे तो हमारा बन जाता है इनकम। अब आते हैं एक्सपेंस पे। यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। तो एक्सपेंस भी समझना होगा हमें। तो जो भी कॉस्ट हुआ है हमारे रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए उसे हम एक्सपेंस मानते हैं। आइए अब समझते हैं इनकम। एक बार आप पूरी लिस्ट से गो थ्रू हो जाइएगा, हम आपको इंपॉर्टेंट कुछ इनकम बताते हैं। जैसे ये डिविडेंड, अगर आपको कोई डिविडेंड मिला
शेयर आपने ले रखा होगा, तो आपको कोई डिविडेंड मिलता है, तो ये हो जाता है आपका इनकम। कोई सब्सक्रिप्शन है, यानी कि आपसे कोई एनुअल मंथली चार्ज ले रहा है, तो वो इनकम बन जाता है। ये पूरी लिस्ट आप एक बारी गो थ्रू हो जाइएगा। आप वीडियो को पॉज करेंगे और लिस्ट ऑफ एक्सपेंस आप देख लीजिए। लिस्ट ऑफ एक्सपेंस में बहुत सारा एक्सपेंस होता है, जैसे कि सैलरी, ऑफिस रेंट, आपने रेवेन्यू और एक्सपेंस को डेफिनेशन से देख लिया। अब मेरे एग्जांपल से समझिए रेवेन्यू क्या होता है। आपके पापा का दुकान है, उस दुकान से जो भी वो सेल करते हैं वो रेवेन्यू होगा, और उसको सेल करने के लिए उन्होंने कुछ एक स्टाफ को रखा होगा कि वो बेचेगा। वहाँ पे वो घर रेंट पे लेके दुकान में रखे होंगे, वहाँ पे बिजली लगा होगा। रेवेन्यू और एक्सपेंस को हम लोग एक एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। रेवेन्यू और एक्सपेंस को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपके पापा का एक दुकान है, और उस दुकान से जो भी सेल हो रहा है वो रेवेन्यू हो गया, और उस सेल को करने में वो जो भी खर्च कर रहे हैं वो कॉस्ट हो गया। सपोज आप केएफसी का फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, तो वहां से जो भी इनकम जनरेट होगा, जो सेल आप करेंगे वहां से जो इनकम जनरेट होगा वो रेवेन्यू हो गया। और उस फ्रेंचाइजी को लेने में और उस केएफसी के ब्रांड को चलाने में वहां पे आप स्टाफ रखे होंगे, वहां पे आप घर रेंट पे लिए होंगे, उस घर में इलेक्ट्रिसिटी होगा, प्रिंटिंग होगा, बहुत सारे और भी छोटे छोटे खर्चे होंगे, तो आप ये रेवेन्यू जनरेट कर पाते होंगे। तो इस रेवेन्यू को जनरेट करने में जो भी खर्चा आप केएफसी के फ्रेंचाइजी को लेने में जो भी खर्चा आपका लग रहा है, केएफसी को चलाने में जो खर्चा लग रहा है, ये एक्सपेंस हो गया। केएफसी का आप फ्रेंचाइजी लिए हैं, और आपको वहां से जो सेल करके जो पैसा आपके पास आता है वो रेवेन्यू हो गया। और जो पैसा वहां पे आप देते हैं स्टाफ को, इलेक्ट्रिसिटी, क्लीनिंग, प्रिंटिंग को, आप जो पैसा पे करते हैं वो एक्सपेंस हो गया। चलिए आइए समराइज करते हैं। सबसे पहले एसेट्स को, एसेट को आप याद रखेंगे मोबाइल के एग्जांपल से, और लाइबिलिटी को याद रखेंगे जो आपके पापा को पैसा पे करना है, जो केएफसी का स्टोर आपने खोला है वहां से जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। आप जो भी रेवेन्यू अर्न करने के लिए केएफसी के ब्रांड को आप एक कॉस्ट इनकर्ड करते हैं वो एक्सपेंस होगा। जैसे आप वहाँ के स्टाफ को पैसा देते होंगे, प्रिंटिंग होगा, रेंट होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगा। तो आप इन चार चीजों को ऐसे ही याद रखेंगे। बिलीव मी, अकाउंट को सिर्फ दो चीजों से समझा जा सकता है, एक इनकम एसेट एक्सपेंस लायबिलिटी, और दूसरा डेबिट और क्रेडिट। एसेट्स को समझने के लिए हम सिंपली कैश इन्वॉल्व करते हैं। क्या इस चीज से मुझे कैश मेरे पास आएगा? अगर इसका जवाब हाँ है तो वो एसेट्स बन जाता है। अच्छा, हम लोग अपने घर में देखते हैं कि क्या क्या एसेट्स है समझने के लिए। तो फर्नीचर होगा हमारे घर में, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स होंगे हमारे घर में, कार, बिल्डिंग्स होगा हमारे घर में, लैंड होगा हमारा, और पापा कुछ पैसा बैंक में रखे होंगे, कुछ कैश में होगा, कुछ शेयर में इन्वेस्ट किए होंगे। तो ये टोटल एग्जांपल मैंने आपको जो बताया वो करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स का बताया। करंट एसेट्स नॉन करंट एसेट्स में सिर्फ इतना ही अंतर है कि जिस भी एसेट से हम पैसा 12 महीनों के अंदर कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं, जिस भी एसेट से हम कैश कन्वर्ट करा सकते हैं 12 मंथ्स के अंदर, वो हो जाएगा करंट एसेट्स। जिस भी एसेट्स को हम लॉन्ग टर्म में कैश को कन्वर्ट करते हैं तो वो हो जाएगा लॉन्ग टर्म एसेट्स। ये देखिए करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स का एग्जांपल। करंट एसेट्स में मैंने आपको बताया कैश, उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल, ये बिल्स रिसीवेबल भी इसको बोलते हैं, इन्वेंट्री, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, और प्रीपेड एक्सपेंसेस। अगर कोई एक्सपेंस मैंने पहले ही पेमेंट कर दिया है तो वो तो मेरा एसेट्स है, क्योंकि उससे हम कैश भी ले सकते हैं। और फिक्स एसेट्स का एग्जांपल देखते हैं, तो कार, ट्रक्स, लैंड, फर्नीचर, बिल्डिंग और मशीनरी जो मैंने आपको बताया। अब चलते हैं लाइबिलिटी, लाइबिलिटी की तरफ। अब चलते हैं लाइबिलिटी की तरफ। लाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि मुझे ये पेमेंट करना है कैश में, या तो अभी करें
1 साल के अंदर करें या 1 साल के बाद करें। तो लायबिलिटी का एग्जांपल ये हुआ कि एसेट्स में हमें कैश आना है, लायबिलिटी में कैश जाएगा। लायबिलिटी को हम लोग 2 पार्ट में रखते हैं, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी। जिसे भी हमें पेमेंट 12 मंथ के अंदर करना है, वो हमारा करंट लायबिलिटी होगा, और जिसे 12 मंथ के बियॉन्ड पेमेंट करना है, वो हमारा नॉन करंट लायबिलिटी होगा। नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी का एग्जांपल दिया हुआ है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। एक्सपेंस का मतलब ये है कि हम कुछ भी कर रहे हैं, खर्च, पैसा जा रहा है, वो पैसा दोबारा हमको वहां से नहीं आएगा। जैसे कि सैलरी मैंने दे दिया, रेंट मैंने दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स का पेमेंट कर दिया, प्रिंटिंग का पेमेंट कर दिया, वैसा रेवेन्यू जो मुझे सेल और सर्विसेज से आया है, पैसा आया, अब वो हमारा ही हो गया। सारा चीज आपको अपने तरफ से बताया, मेरा जो क्रक्स था वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। ये मेरा क्रक्स था। पता है सबसे इजी सब्जेक्ट कौन सा है? अकाउंट। क्योंकि जब आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको 26 अल्फाबेट पढ़ना पड़ता है, फिर वर्ड्स, फिर ग्रामर। और अकाउंट में सिर्फ आपको एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस को डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। डेबिट और क्रेडिट ये ग्रामर हो गया अकाउंट का। एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस कितना जरूरी चीज है, और हम इसे याद करके समझते हैं। हम अकाउंट के बुक से तो जाएंगे ही, एग्जाम्पल अकाउंट के बुक से देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको समझाते हैं। अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 24 मार्च को जो एग्जाम होने वाला है 12 का, उसके लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उस पर मैं क्लास डेली अपलोड करूंगा। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए।